गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है गॉस थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आईआईटी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को गॉस थ्योरम समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम के पीछे जो कुछ 2-3 थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, उसके बाद से गॉस थ्योरम पे आएंगे, ठीक है। जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गॉस थ्योरम में फ्लक्स की। क्या होता है फ्लक्स, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स इज नथिंग बट फ्लो। फ्लो एक लैटिन वर्ड है, फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, फ्लो पर यूनिट टाइम। ये था किसके लिए? लिक्विड के लिए। अगर कोई लिक्विड है पर यूनिट टाइम किसी सरफेस से फ्लो होती है उसी को फ्लक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, मान लीजिए ये, अगर ये लिक्विड फ्लो हो रही है इसके 90 डिग्री पे, तो क्या होगा? मैक्सिमम लिक्विड इसमें पर यूनिट टाइम फ्लो हो पाएगी। अगर इसी सरफेस को हम क्या करें, सपोज ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये सरफेस है। इस सरफेस को अगर 90 डिग्री पे कर दो और ये वाटर का फ्लो है तो मैक्सिमम वाटर फ्लो होगी। लेकिन इस सरफेस को आप क्या करिए, ऐसे ओरिएंटेशन इसका चेंज करिए। तो मान लीजिए अभी 4 काउंटिंग के लिए मैं मान लेता हूँ कि 4 लाइनें ऐसे फ्लो हो रही है। जैसे जैसे सरफेस को आप इंक्लाइंड करेंगे, देखिए पहली फिंगर बाहर आ गई, अब दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन जैसे चेंज हो रहा है, सरफेस के थ्रू जो वाटर का फ्लो है कम हो रहा है, और जैसे ही सरफेस इसके पैरेलल आ जा रही है बिल्कुल भी वाटर का फ्लो 0 हो जा रहा है। तो आप आई होप कि समझ में आया होगा कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस फ्लो थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, ठीक है। कितनी फील्ड ऑफ लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली पास होती है उसी को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली। अब फॉर एग्जांपल इसी को ले लीजिए, ये देखिए ये 3 फील्ड लाइंस है इस सरफेस से पास हो रही। तो मैक्सिमम तभी पास होगी जब क्या हो, ये 90 डिग्री पे हो। अगर इसको जैसे जैसे इंक्लाइंड करते हैं वैसे वैसे फील्ड लाइंस इसमें जो लिंक होगी वो कम होगी, और जैसे ही ये सरफेस आपका पैरेलल हो गया इसमें से 0 फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। तो अगर ये हम सरफेस ले लें, ये सरफेस आपका ऐसे नहीं है, ऐसे, ठीक है। ये 2D में 3D को दिखाया गया है। और मान लीजिए फील्ड लाइंस आपकी ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस सरफेस से कितना पास हो रही है। तो इसके लिए एक टर्म आता है एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर आपको समझना जरूरी है, क्या होता है एरिया वेक्टर। जनरली एरिया को आप लोग स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है इसमें हम सरफेस एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए ये अगर ये सरफेस है तो इसका डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगा, सरफेस के 90 डिग्री पे होगा, यानी कि आउटवर्ड्स, ऑलवेज आउटवर्ड्स होता है। तो ये अगर कोई सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी चीज़ के 2 सरफेस होंगे, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा, और इसका एरिया वेक्टर इसका बाहर होगा इसका इधर होगा,
ठीक है। तो एरिया वेक्टर एक आपकी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड्स टू द सरफेस। मान लीजिए इधर होगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू डायरेक्शन। ठीक है, ये होगा। अगर कोई मान लीजिए ऐसा सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हम स्मॉल एरिया कंसीडर करें तो ये आपका डी ए हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर होता है जो कि हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के बराबर होगी। डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड्स। एरिया वेक्टर आपको हमेशा जो डायरेक्शन लेनी है इसकी आउटवर्ड्स लेनी है, ये आगे चल के बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो एरिया वेक्टर ये हो गया। मान लीजिए इस सरफेस को किसी थीटा एंगल पे आप चेंज कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही रहने दीजिए आप ऐसे, और इसको हमने क्या किया, पहले ये सरफेस ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे। तो देखिए एरिया, अगर ये सरफेस ऐसे था, एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल चेंज कर दिया तो ये एरिया वेक्टर पे क्या होगा, थीटा एंगल चेंज हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, अब इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, डी ए इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर है, तो ये एंगल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थीटा बना लेगा। तो इस फ्लक्स की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू सरफेस एरिया और उनका ओरिएंटेशन। तो हमने देखा कि जब ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है, यानी कि एरिया वेक्टर इसका इधर होगा, उसी के डायरेक्शन में जा रही है तो मैक्सिमम होगी। जब उसका ओरिएंटेशन हम ऐसे कर दे रहे हैं, मीन्स एरिया वेक्टर इधर है, यानी कि सरफेस इधर है, सरफेस के पैरेलल कर रहे हैं तो जीरो जा रही है, तो ये वैल्यू आपको कॉस थीटा देती है। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो दिस इज ई डी ए, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, आप ऐसे लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका बेसिक सा डिफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद द सरफेस नॉर्मली। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द एनी सरफेस नॉर्मली। कोई भी फील्ड लाइंस हो, कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली लिंक हो रही, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आएगा। तो अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप समझ गए होंगे तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम पढ़ते हैं सॉलिड एंगल, इसको भी पता होना चाहिए। जो हम एंगल पढ़ते हैं बच्चों ज़्यादातर वो 2D होता है, सॉलिड एंगल हम देखते हैं 3D के लिए। 3D सॉलिड एंगल क्या होता है, कोई सरफेस किसी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड करता है, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अगर ये एंगल की बात करें, ये एंगल की, तो ये एंगल आपका सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, कहीं पर भी ये बात कर लो, कहीं पर भी आप ले लो, तो ये सारे एंगल क्या होगा, बराबर ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका एरिया आपका डी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए यहाँ पे है ई है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा से। ठीक है,
डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। अगर एंगल ये इस तरह से आप सरफेस लीजिए, अगर आप इस तरह से सरफेस लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस लाइन पे होगी और एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही होगा, ठीक है। उस समय इसका एंगल कितना होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि डी ओमेगा क्या होता है, डी ए बाई आर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन फॉर ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 4 पाई होती है। सरफेस में कहीं भी अगर आएंगे तो इसकी वैल्यू 4 पाई होगी और इसके बाहर जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे समझ में आया होगा आपको, तब गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, गॉस थ्योरम पढ़ना है और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए अब गॉस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, in a vacuum or air, the total electric flux passing through any closed surface एरिया। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ें तो अच्छे से पढ़िए ध्यान से। इन्होंने बोला है क्लोज्ड सरफेस एरिया, हमेशा ये क्लोज के लिए ही वैलिड है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स of the total charge in it, ठीक है। मैथमेटिकली जो इसकी वैल्यू है ये क्या होगा, उस सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज मतलब पूरा उसका अलजेब्रिक सम। अगर नंबर ऑफ चार्जेज हैं तो आप अलजेब्रिक सम करेंगे और टोटल चार्ज जो फ्लक्स होगी टोटल चार्ज के कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स होगी, ठीक है। 1/ε0 टाइम्स होगी। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होगी। तो आई होप समझ में आया होगा। स्टेटमेंट को और पढ़ते हैं एक बार। वैक्यूम के लिए बात हो रही है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। बार बार आप देखेंगे गॉसियन सरफेस लेता है। गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस। विदाउट क्लोज सरफेस अगर आप कोई सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो गलत होगा। नहीं दिया क्लोज सरफेस तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आगे डेरिवेशंस है उसमें हम आपको दिखाएंगे। क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इन इट। तो बच्चों ये था आपका गॉस थ्योरम। फ्लक्स हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए। क्लोज सरफेस की बात हो रही है तो ये क्लोज है और ये टोटल है, ठीक है। अगर ये वेक्टर है तो इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, इन ये दोनों फ्लक्स हैं। इनको हम साइड में कहीं कहीं बुक में आप ई देखेंगे सब्सक्रिप्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दिया रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो ई नहीं लिखेंगे तब भी ये कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस का मतलब होता है टोटल। ये इंटीग्रेशन का साइन है, एस मीन्स सब। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। 1 नंबर में आएगा गॉस थ्योरम और उसके साथ या तो कोई डेरिवेशन दे देगा या तो आपको एक न्यूमेरिकल दे देगा।
तो इस टॉपिक पे पूरा कमांड होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। इसके बाद से हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। इसकी प्रूविंग देखते हैं। सपोज एक चार्ज रखा गया है यहाँ पे Q, ठीक है। तो गॉस यहाँ पे क्लोज सरफेस है, ये आपका सेंटर है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। क्लोज सरफेस जो एज्यूम करते हैं हम उसको डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। दिस एंगल इज सॉलिड एंगल। इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज किधर होगा, आउटसाइड होगा। ये चार्ज Q है, तो इस पॉइंट पे किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड्स निकलती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए कितना होगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dA, दोनों के बीच कितना एंगल है, cos 0 है, ठीक है। अच्छा, E इक्वल टू आपको चाहिए E इक्वल टू कितना होता है, हमने पीछे पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E cos 0 की वैल्यू होगी 1, E की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। चलिए थीटा ही ले लीजिए अभी तो, या नहीं लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी भी एंगल के लिए अगर मैक्सिमम लेना है तो 0 ले लेंगे, Q/r²। चलिए 0 ही लेते हैं, 0 पे सॉल्व। Q/r² इंटू dA, ठीक है। तो फाई इक्वल टू ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज इंटीग्रल dA। यहाँ पे एरिया ही क्या हो रहा है, एरिया हमने सिर्फ इतना लिया है, आपको टोटल एरिया चाहिए तो टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेशन लगा देंगे dA/r², ठीक है। ये चार्ज आपका ऐसे रह जाएगा एज इट इज। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टोटल चार्ज है। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू आपकी है सॉलिड एंगल के, ठीक है, ये वैल्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, स्मॉल एरिया डी है तो स्मॉल एंगल डी ओमेगा होगा। अब यहाँ से फ्लक्स देखिए, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। सॉलिड एंगल किसी भी क्लोज सरफेस के लिए कितना होता है, 4 पाई होता है, तो 4 पाई रखा, ये कैंसिल आउट हो गया, और फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से प्रूव होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। ये आपके बोर्ड में प्रूव करने के लिए आएगा, तो बहुत सिंपल सा, इसको फिर हम बता देते हैं एक बार। एक चार्ज है किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा है, आपको प्रूव करना है गॉस थ्योरम। तो आप एक क्लोज सरफेस लेंगे जिसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड्स होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। ये चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, E dA cos थीटा। यहाँ पे एंगल 0 है, अगर कोई और एंगल होता तो आप थीटा लेते। और E की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², न्यूटन पर कूलम। जब भी आप डेरिवेशन एग्जाम में करें यूनिट जरूर लिखा करें। हमने यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। E की वैल्यू हमने पुट कर दिया ये। इसके बाद से इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ पे एरिया हमको टोटल चाहिए, तो टोटल एरिया के लिए इंटीग्रेशन dA के साथ लगा देंगे। अब dA/r² क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, और सॉलिड एंगल
किसी भी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए 4 पाई होता है, और यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज बाई द सरफेस, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है। तो ये रहा गॉस थ्योरम की बेसिक्स। अब इसका जो प्रूविंग है, एप्लीकेशंस है, उसको पढ़ेंगे। बहुत ही आसान डेरिवेशन आता है, बहुत ज़्यादा आसान डेरिवेशन आता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए जैसे सिलेंडर है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर ये स्फीयर है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इसका भी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आएगा। कोई ये क्यूब है, आप सोच रहे होंगे कि इतना तो हमको पता ही है, तो आगे इसी सब पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर वही चार्ज, मान लीजिए ये जो सरफेस है आधा निकल गया, आधा निकल गया, ठीक है, हाफ निकल गया, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये हाफ हो जाएगा। अगर ये हाफ निकल जाए, ये स्फीयर है, ठीक है, ये हाफ पार्ट का ही पूछे तब कितना होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधा सरफेस ही वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। हमको सरफेस एरिया चाहिए। अब पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिडक्शन ऑफ कूलॉम लॉ बाय द गॉस थ्योरम। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। अगर आपको फिजिक्स में डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है तो देखिएगा कभी कैसे 2 लाइन में होगा। तो आपको वही एजम्पशन करना होगा, क्या यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सरफेस ले लीजिए, सरफेस एरिया स्मॉल, ये होगा dA, और फील्ड लाइंस भी इधर ही होगी, जिसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से रेडियस इसको हम ले लेते हैं स्मॉल r। देखिए नोटेशन सब मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि सब आप जानते हैं, Q चार्ज है, R रेडियस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, D सरफेस एरिया है, dA। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो देख लेते हैं फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, फाई सबस्क्रिप्ट में E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA कॉस थीटा। तो फाई E इज इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA, यहाँ पे कॉस 0 होगी। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको टोटल एरिया चाहिए तो ये dA, ये dA, ये dA, ये dA, ये dA, यहाँ पे सब क्या होगा? dA ऐड हो जाएगा, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन लगाया है। और इसकी वैल्यू होगी E इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ dA, डेट मीन्स E इंटू कितना इसका एरिया होता है, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर होगा। और बाय गॉस थ्योरम हम जानते हैं बाय गॉस
थ्योरम हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा टोटल चार्ज इज इक्वल टू ये होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब आप क्या करिए दोनों को इक्वल कर दीजिए। E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा 1/4πε0। देखिए 4π है, ε0 हमने एक साथ ले लिया Q/r²। इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलॉम। तो आपको फोर्स चाहिए, तो अगर कोई चार्ज Q है, स्मॉल r डिस्टेंस पे Q0 चार्ज है, तो कितना फोर्स लगाएगा? तो आप जानते हैं F इक्वल टू Q0 इंटू E। तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0 ये Q0/r²। इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलॉम। इस तरह से आप कूलॉम लॉ को गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिर से हम देखेंगे, दो ही पॉइंट याद रखना है आपको। पहली चीज़ कि फ्लक्स पता होना चाहिए, EDA cos थीटा है। एक सरफेस लेंगे जिसके सेंटर पर चार्ज Q है और स्मॉल एरिया किसी भी सरकमफ्रेंस पे DA ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड्स निकलेगी, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ निकलेगा। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। अब ये क्लोज इंटीग्रल है DA जिसकी सरफेस एरिया कितनी होती है?